नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान एकीकरण हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने राजस्थान एकीकरण के 2 चरण देख लिए थे। तीसरा चरण आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए मैं हेडिंग डाल देता हूँ राजस्थान एकीकरण, और तीसरा चरण हम आज पढ़ने का जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए राजस्थान एकीकरण। राजस्थान एकीकरण, ठीक है। राजस्थान एकीकरण पढ़ रहे थे और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तृतीय चरण, ठीक है। तृतीय चरण पढ़ेंगे। तो ये लीजिए विद्यार्थियों, हेडिंग जमा दी है और जैसा कि आपको पता ही होगा ऐप अपना आ गया है और आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लीजिए। सफलता विजन्स के नाम से ऐप है और वहाँ पर मैंने अभी तो टेस्ट सीरीज जो ग्रेड फर्स्ट के लिए है वो लॉन्च की है। नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेट वालों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद होगी। केवल राजस्थान और विश्व इतिहास वाले मैटर को छोड़ दें तो इंडियन हिस्ट्री की अलग से भी, वैसे मैं जो नेट वाले लोग हैं उनके लिए भी अलग से एक फोल्डर बनाऊंगा और वहाँ पे केवल वही कंटेंट डालूंगा जो नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कल आप लोगों को जो है बड़ी गलतफहमी हुई कि मैं यहाँ पे क्लासें बंद कर दूंगा या आपको पढ़ाऊंगा नहीं, या पता नहीं कैसे, मतलब एक तो कमेंट कर रहे थे सर ये तो हमारे साथ में धोखा है, आपने तो कहा था पूरा कोर्स करवाएंगे, और एक कमेंट कर रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि यूट्यूब पे और कोई एक बंदा पूरा इतिहास नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने कब कहा भाई कि मैं इस चैनल को बंद कर रहा हूँ या मैं पढ़ाना बंद कर रहा हूँ या मैं अभी इतिहास नहीं पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ पे कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। मैंने तो ये कहा था कि अब आप टीचर के भरोसे मत रहिए, आप अपने स्तर पे और अपने अनुसार पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत को मैंने आप लोगों को अपने स्तर पे पढ़ने के लिए कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि इन दोनों पोर्शनों को मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा। अरे मैं क्यों बंद करूँगा भाई, मैंने ये चैनल स्टार्ट ही मैंने क्यों किया है? क्या आप लोगों के सामने मैंने शर्त रखी थी कि आप लोग मेरा चैनल देखेंगे तो ही मैं इतिहास पढ़ाऊँगा? कहा था क्या मैंने कहीं पर? और मैंने ये भी कहा था क्या कि मैं क्लासें बंद कर रहा हूँ? मैंने तो ये भी नहीं कहा। मैंने तो बस आप लोगों के हित में जो था वो कहा कि आप जो है अब अपने पाठ्यक्रम को जितना जल्दी हो सके उतना कवर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं मेरी गति से ही चल पाऊँगा। इस गति में मैं जल्दी नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे ये बात कही ज़रूर थी कि मैं अप्रैल मई तक कोर्स करवा दूंगा, मैंने ये बात कही थी, लेकिन वो इस बेस पे कही थी कि 600-700 क्लासें जो होंगी उस आधार पे मैंने आपसे बोला था कि 600-700 क्लासें जो मैं इस दरमियान तक ले जाऊंगा। और मेरा ये अनुमान था कि इतना मैं 600-700 क्लासों में स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम हो जाएगा। लेकिन चूँकि मैंने अब ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं था, मैंने आपसे ये भी कहा था मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो पहली बार पढ़ाते हुए ये अनुमान बैठ जाना कि 600-700 क्लासों की जगह 800 भी हो सकती है ना, ये भी तो आप समझ सकते हैं। 800 भी हो सकती हैं, 900 भी हो सकती हैं, और जिस गति से मैं चल रहा हूँ और जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उस आधार पे ये क्लासें 1000 से पार जाएंगी। अब इतनी क्लासें करवा पाना, मतलब सब इंटीग्रेटेड हिस्ट्री की बता रहा हूँ, इतनी क्लासें करवा पाना फिर इतने कम समय में कैसे पॉसिबल है? और मान लो कि मैं मेरे वादे के मुताबिक अप्रैल में कोर्स पूरा करवा भी दूं, तो क्या मतलब ऐसे कंटेंट को देने से जब वहां से सवाल ही ना फंसे? तो ऐसी स्थितियां मैं पैदा नहीं करना चाहता कि आप लोग मेरे से जुड़े भी और जो कंटेंट मैंने पढ़ाया वो एग्जाम में ना आए। क्या मतलब उससे? तो मैं तो यही कहूँगा कि जो पढ़ रहे हो इतना डिटेल में पढ़ो कि वहां से सवाल कम से कम गलत ना हो। इसलिए मैंने ये कहा था कि आप जो है प्राचीन भारत में करवा दूंगा, चूंकि अब मैं अभी भी प्राचीन भारत को करवाने में कम से कम 60-70 क्लासें नॉर्मली लगेंगी, और राजस्थान इतिहास तो लगभग पूरा हो गया है, पूरा ही हो गया, पूरा लगभग क्या, वो भी मैंने किया है कि चलो उसमें पुस्तक आ रही है, मतलब समझने का कुछ है नहीं, इसलिए मैंने छोटे राज में छोड़ दिए, और जो क्रांतिकारी हैं वो भी मैंने छोड़ दिए कि आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मैंने सिक्के छोड़े हुए हैं,
सिक्के भी आप पढ़ लेंगे, मैंने मतलब अपनी पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, एक जगह सारा मैटर मिल जाएगा, तो वो आप पढ़ लेंगे। इस वजह से मैंने उसको छोड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं वो चीज़ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जो कंसेप्चुअल है और आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और रट्टा मारने की चीज़ तो आप खुद ही रट्टा मार लेंगे, उसका मैं यहाँ पे पढ़ाकर क्यों समय जाया करूँ। वरना मैं राजवंशों में बहुत लंबी क्लासें ले सकता था और वहाँ से सवाल बहुत कम आने हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं निकल गया। वो इसलिए कि आप लोगों के हित में था बस। और मैंने आप लोगों के हित में था वही बात कही कि आप जो है अपने स्तर पे कर लेना, अपने स्तर पे पढ़ना प्रारंभ कर देना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने ये कहा था कि मतलब जैसे मैंने ये भी कहा था कि मैं विश्व इतिहास करवा दूंगा, वो भी आप कहोगे तो, लेकिन उस गति से, है ना, इसलिए कहा था। बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा ही पढ़ाऊंगा ना। मैंने तो आपसे खूब वादा किया है, फिर कह रहा हूँ कि मैं पूरा पढ़ाऊंगा पाठ्यक्रम। भाई मैंने ये क्लासें स्टार्ट इसलिए की है कि इतिहास को समर्पित ये मंच है, वरना मैं अब तक इसमें कट ऑफ के वीडियो ला ला कर और ये वैकेंसी के वीडियो ला ला कर, जो 5-10 मिनट का वीडियो होता है सबसे ज़्यादा वही चलता है, और उसी को मैं लाता ना यहाँ पे, ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो करता। लेकिन अभी तक मात्र 2125 घंटे का वॉच टाइम हुआ है और 300 से ऊपर क्लासें आ गई। अब आप एक टीचर का धैर्य भी देखिए कि पिछले 6 महीने से वो मेहनत कर रहा है, और आप लोगों के पास से जो इनपुट आया है वो मेरे पास मात्र 2125 घंटे का आया है। अब आप सोचिए 300 क्लास देने के बाद में भी 2125 आवर्स का जो है वॉच टाइम हुआ है। तो आप लोगों की क्या कंडीशनें रही होंगी या कैसे आप लोग देख रहे हैं मुझे नहीं पता। मैंने कई लोगों जो मेरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे उनसे मैंने पूछा कि कैसे देख रहे हो, तो सर डाउनलोड करके। अरे यार डाउनलोड करके क्यों देख रहे हो, आप कम से कम मेरा वॉच टाइम तो बढ़ा दो, कम से कम मेरा जो ये स्याही का खर्चा है वो तो निकल जाए। लेकिन आप लोग वो भी नहीं समझते। तो उसके लिए भी मैंने ये कहा है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करना, आप डाउनलोड करके भी देख लेना, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और यदि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है आपको ऑनलाइन देखने में, तो ऑनलाइन देखिए ना, क्यों आप डाउनलोड करके देखते हो। मेरा भी नुकसान नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। और यदि आपका नुकसान होता है ऑनलाइन देखने में, तो आप बिल्कुल आपका नुकसान मत करिए। मैंने ये शर्त नहीं रखी थी आपसे, फिर भी मैं यही कहूँगा, मैंने ये शर्त नहीं रखी थी आपसे कि आप मेरी क्लासें देखें, आप मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाएं, आपकी वजह से मेरी जेब में 2 पैसा आए। बिल्कुल मत कीजिए ऐसा काम, ठीक है। बावजूद उसके भी मैं यहाँ पे पाठ्यक्रम तो पूरा करवाऊंगा। पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, ठीक है। इतिहास विषय को समर्पित ये मंच रहेगा। ये बंदा ये तय कर चुका है कि जीवन में इसे इतिहास पढ़ना है, इतिहास लिखना है और इतिहास पढ़ाना है। अब आप लोगों की मर्जी कि आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वो आपकी मर्जी। एक टीचर पे आप कितना बिलीव करते हैं, एक टीचर की स्ट्रेटजी पे आप कितना विश्वास करते हैं, ये आप जानो। मेरा काम कहने का है, वो मैं कह रहा हूँ, जो करने का है वो कर रहा हूँ। जिस प्रकार बारिश का जो काम होता है ना, वो बरसने का होता है, वो बरस के चली जाती है। अब जिस किसान को खेती करनी है वो अपने खेत में बीज बो देता है, और जिसको नहीं करनी होती ना वो तांत खूंटी से होता है। तो अब आप किस लेवल के किसान हो वो आप जानो, ठीक है। मैं मेरा काम फिर भी करता रहूँगा। चलिए, बहुत हो गया लेक्चर, और ये जो उपदेश था वो पूरा हुआ। आप लोगों को अच्छा लगे तो स्वीकारना, जो चीज़ अच्छी लगी उसको स्वीकार लेना, जो चीज़ गलत लगी उसको डिलीट मार देना। अब मैं आता हूँ सीधा राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण की मैं बात कर लेता हूँ। दरअसल दूसरा चरण जो पूरा हुआ था, अच्छा पिछली क्लास में मेरे से थोड़ी सी एक त्रुटि हुई, उसको भी मैं सुधार देना चाहता हूँ। मैंने जो प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे दोनों चरणों के, वो क्रॉस कर दिए। तो देखो सही क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीएम या सीएम जो हम बोलते हैं उनको, वो प्रथम चरण के और सेकंड चरण के, फर्स्ट जो फेज था, फर्स्ट जो चरण था, उसमें तो जो प्रधानमंत्री बने वो शोभाराम कुमावत बने थे, है ना, शोभाराम कुमावत। और जो दूसरा चरण था, दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री या ये बने थे वो गोकुल लाल असावा बने थे, गोकुल लाल असावा बने थे, ठीक है, गोकुल लाल असावा बने थे। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था, आप कर लेना, ठीक है। ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। वैसे एक बेसिक सी चीज़ें हैं, दिमाग से बस मिस से हो गई थी, वरना
मुझे नहीं लगता कि ये मतलब 8वीं 10वीं का बच्चा भी इसको जानता है। राजस्थान अध्ययन वाली पुस्तकों में बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ा इशू था नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब आता हूँ मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। और तृतीय चरण को हम बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। तृतीय चरण को क्या, पूरे इतिहास कोई बढ़िया पढ़ा है तो हम इसको बढ़िया ही पढ़ेंगे, हम खराब क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा द्वितीय चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था और उसमें मेवाड़ के महाराणा ने शामिल होने से इनकार किया था। तो माणिकलाल वर्मा ने उसका विरोध भी किया था कि 20 लाख की जनसंख्या का जो निर्धारण है वो केवल मेवाड़ का महाराणा और मेवाड़ का जो पीएम हुआ करता था दीनानाथ, वो मिलकर ही, दीनानाथ सॉरी नहीं, रामामूर्ति, ये दोनों मिलकर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय चरण का उद्घाटन हो चुका था बिना मेवाड़ के ही। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने भी कई सारी चीज़ें देखी कि उस समय में जो प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां चल रही थी वो काफ़ी जोरों पर थी, बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पे प्रजामंडल का जो मामला था वो चल रहा था और उत्तरदायी शासन की मांग जो चल रही थी वो भी यहाँ पे जोरों पर ही थी। तो इस मतलब वहाँ की जो स्थिति थी ना वो डामाडोल चल रही थी, मेवाड़ के अंदर की स्थिति भी, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा को भी यह एहसास हो रहा था कि अब एक ऐसा दौर आ गया है, भारत स्वतंत्र हो चुका था तो अब एक ऐसा दौर आ गया है, उस दौर में राजतंत्र का रह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके पीछे एक ये भी बात थी कि उसके जो 1300 साल पुराना जो राजतंत्र था, जिसके कारण महाराणा प्रताप ने और मुगलों से जीवन भर संघर्ष करते रहे लेकिन अपने स्वाभिमान को आंच नहीं आने दी, अपने राजवंश को कभी नीचे नहीं झुकने दिया, उस महान राजवंश के शासक के सामने ये बड़ा प्रश्न था कि वो किस ओर जाए। वो एक देश की तरफ आगे बढ़े, एक नई व्यवस्था का स्वागत करे, एक जो नया प्रशासनिक तंत्र मिल रहा था उसका स्वागत करे या अपने स्वाभिमान का स्वागत करे। इस असमंजस की स्थिति में मेवाड़ का महाराणा फंसा हुआ था। इस वजह से उसने जो है एक बार तो मना की, लेकिन 28 मई को यानी कि ठीक 3 दिन बाद जो द्वितीय चरण का उद्घाटन हुआ था 25 मार्च को, उसके ठीक 3 दिन बाद 28 मार्च को और मेवाड़ के महाराणा ने अपने प्रधानमंत्री रामामूर्ति जी को भेजा कि आप जाइए रियासती विभाग के पास, दिल्ली जाइए, जिनमें वीपी मेनन साहब बैठे हुए थे सचिव के रूप में और सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे। वहाँ पे भेजा और ये कहा कि आप मेरी कुछ शर्तें हैं वो ले जाके उन लोगों को दे दीजिए, यदि उन शर्तों को वो लोग मान लेते हैं, वो लोग स्वीकार लेते हैं तो मेवाड़ रियासत भी हम जो है उसमें शामिल कर लेंगे, राजस्थान के एकीकरण में, मतलब राजस्थान संघ में हम शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बात कहकर और अपने दीवान को या अपने प्रधानमंत्री को रामामूर्ति को भोपाल सिंह ने भेज दिया दिल्ली वीपी मेनन साहब के पास, रियासती विभाग के पास। साथ में मोहन सिंह मेहता भी वीपी मेनन के पास यानी कि रामामूर्ति के साथ गए और उन लोगों ने वहाँ जाकर बात की कि महाराणा ने इन शर्तों को आपके समक्ष रखने के लिए कहा है। तो वीपी मेनन साहब ने कहा कि कहिए क्या शर्तें हैं। तो उन्होंने कहा था कि महाराणा की एक तो ये ख्वाहिश है कि उन्हें आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए, जो भी प्रशासनिक इकाई बनेगी उस प्रशासनिक इकाई का आजीवन राज प्रमुख महाराणा को बनाया जाए। उन्होंने कहा दूसरी शर्त बताइए, तो दूसरी शर्त ये थी कि 20 लाख रुपए का प्रिवी पर्स दिया जाए, महाराणा को 20 लाख रुपए का प्रिवी पर्स दिया जाए, जबकि यह पहले से नियम बनाया हुआ था रियासती विभाग ने कि किसी भी शासक को 10 लाख रुपए से अधिक का प्रिवी पर्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन महाराणा ने अपना जो ओहदा था वो ऊंचा मानते हुए, अपनी जो मेवाड़ की जो गरिमा और वंश परंपरा थी उसको ऊंचा मानते हुए और 20 लाख का प्रिवी पर्स मांग लिया। रियासती विभाग ने कहा कि ये भी हम दे देंगे और जो आजीवन महाराज प्रमुख की बात थी वो भी स्वीकार ली। इसके अलावा कहा कि एक शर्त और है, वो शर्त यह है कि उदयपुर में ही राजधानी रहेगी, यह बात भी रखी।
तो चूंकि मेवाड़ का अपना ही एक महत्व था और भारत के लिए, भारत संघ के लिए, और मेवाड़ का इसमें शामिल होना, संघ में शामिल होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने हर प्रकार की शर्तें जो थी महाराणा की वो स्वीकारी और कहा कि ठीक है, हम इन तीनों शर्तों को स्वीकारते हैं। और इस प्रकार से मेवाड़ के विलय की बात यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, ये तो बात थी दिल्ली की। लेकिन इस दरमियान 28 मई के बाद, और इस पर जो विलय पत्र पर अभी मेवाड़ का महाराणा सिग्नेचर करेगा 11 अप्रैल 1948 को, उससे पहले ये जो 14-15 दिन का जो समय था, इस दरमियान मेवाड़ में क्या हो रहा था वो बात मैं आपको बताना चाहूँगा। सॉरी विद्यार्थियों, मेवाड़ में विधानसभा के चुनाव होने थे 4 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 4 अप्रैल 1948 को, लगभग यानी कि 5-6 दिन बाद, यानी कि 28 मार्च को तो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने दीवान, जो अपना दीवान था, उनको दिल्ली भेजा ही था। उसके 4-5 दिन बाद यानी कि 4 अप्रैल 1948 को यहाँ पे विधानसभा के चुनाव 2 सीटों के लिए होने थे मेवाड़ में, जिसमें एक तो जो प्रतिनिधि थे प्रजामंडल के वो खड़े हो रहे थे, भूरेलाल भैया साहब, और दूसरे सामने जो विपक्षी थे प्रजामंडल के विपक्ष में, वो क्षत्रिय परिषद के नाम से एक संगठन था जिसके नेता थे गुमान सिंह। ये दोनों नेता खड़े हो रहे थे चुनाव लड़ने के लिए एक दूसरे के विपक्ष में। ठीक है, एक साइड कौन थे, प्रजामंडल के नेता भूरेलाल भैया, और दूसरी साइड थे क्षत्रिय परिषद के नेता थे गुमान सिंह। दोनों एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने को खड़े हुए थे। मगर झंडे की स्थिति को लेकर, तिरंगे झंडे की स्थिति को लेकर दोनों पक्षों में जो है विवाद उत्पन्न हो गया, और 4 अप्रैल 1948 को चुनाव हो ही नहीं पाए। और जब चुनाव नहीं हो पाए तब 5 अप्रैल के दिन, अगले ही दिन, प्रजामंडल के नेताओं ने जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और यह कहा कि जो अपराधी हैं उनको दंड दिया जाए, अपराधियों को दंड दिया जाए, और तिरंगे के सम्मान की खातिर उन्होंने जो है हड़ताल करने की घोषणा कर दी। साथ ही मेवाड़ के महाराणा से यह कहा कि इस निकम्मे शासन को आप हटाइए और राज सत्ता को जो है जनप्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दीजिए। इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा पर भी एक अलग ही दबाव प्रजामंडल के नेताओं ने बनाया और हड़ताल करने की घोषणा कर दी। इसी के साथ ही 5 अप्रैल 1948 को उदयपुर में जो है बड़ी व्यापक हड़ताल की गई प्रजामंडल के सदस्यों के द्वारा। इस प्रजामंडल के सदस्यों पर पुलिस ने गोलीबारी चला दी, वो भी बिना किसी सूचना के। और इस गोलीबारी के चलते 5 अप्रैल के दिन शांतिलाल और आनंदीलाल नामक 2 विद्यार्थी घटनास्थल पर ही शहीद हो गए, और गुलाब सिंह सत्तावत के साथ अन्य प्रजामंडल के जो सदस्य थे वो भी बड़े घायल हुए। ऐसी मतलब कशमकश भरी जो संघर्ष की कहानी थी वो मेवाड़ में घटित हो रही थी, और उधर दिल्ली में जो दीवान थे मेवाड़ के वो और वीपी मेनन के बीच में वो समझौता चल रहा था। ठीक है, जब ये सूचना मेवाड़ के महाराणा के पास आई कि उन्होंने बात स्वीकार ली है तो आपका क्या रवैया है, तो मेवाड़ के महाराणा ने सोचा कि यहाँ मेवाड़ में स्थितियाँ बड़ी संघर्षपूर्ण चल रही थी, और मेवाड़ के महाराणा ने यह भी सोचा कि अपनी शर्तों को भी उन्होंने स्वीकार लिया है तो फिर ठीक है, अब इस पर विलय पत्र पर सिग्नेचर कर ही देते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा ने 11 अप्रैल 1948 को और विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए। इस दस्तावेज में कई बातें थी, जैसे महाराज प्रमुख के रूप में मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह का चयन किया जाना था। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन था वो ये था कि जो उपराज प्रमुख होगा उसमें भी 2 कैटेगरी बना दी गई, एक कनिष्ठ उपराज प्रमुख, एक वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में कोटा के जो शासक थे भीम सिंह को नियुक्त किया, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख में भी 2 उपराज प्रमुख बना दिए, एक बूंदी के बहादुर सिंह और एक डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। इस प्रकार से जो है ये उपराज प्रमुख का पद पूरा हुआ। और फिर एक मंत्रिमंडल भी बनाया गया। मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने वो माणिक्यलाल वर्मा बने,
और माणिकलाल वर्मा के मंत्रिमंडल को लेकर और फिर मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह और माणिकलाल वर्मा के बीच बड़ा जबरदस्त टकराव हुआ। और टकराव इस बात को लेकर था कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह यह कह रहे थे कि जो मंत्रिमंडल गठित होगी उस मंत्रिमंडल में और जागीरदारों को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन माणिकलाल वर्मा जी ने कहा कि अब ये जागीरदार वागीदारों का जो है शासन नहीं रहेगा, अब नहीं चलेगा आप लोगों का जो ये ठकुराईपन जो है, ठाकुरों का जो ठाकुरों की ठकुराई अब नहीं चलने वाली, अब यहाँ पे जनता का शासन होगा, जनप्रतिनिधियों का शासन होगा, हम आपके जागीरदारोों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे। इस बात को लेकर महाराणा भोपाल सिंह और माणिकलाल वर्मा में बड़ी संघर्ष छिड़ गया। ठीक है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ध्यान मेवाड़ पर था, चूंकि मेवाड़ एक बड़ी ही रेपुटेड जो रियासत थी वो रही थी और पूरे भारत का गौरव हुआ करती थी। इसलिए नेहरू जी यहाँ पर आए और नेहरू जी ने कहा कि आप झगड़िए मत। नेहरू जी ने पूरी स्थिति का जायजा लिया, देखा, परखा, जांचा और आखिरकार यह निर्णय लिया कि माणिकलाल वर्मा जो तय कर देंगे वही सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। महाराणा की एक नहीं चली और महाराणा को इस मामले में झुकना पड़ा और माणिकलाल वर्मा ने अपनी मंत्रिमंडल तय की, जिसमें 3 सदस्य उन्होंने उदयपुर से चुने, जिसमें एक नाम थे प्रेम नारायण माथुर, एक नाम था भूरेलाल बया और एक नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। 3 लोग तो आए उदयपुर से, एक आया शाहपुरा से गोकुल लाल असावा और एक कोटा से आए पंडित अभिन्न हरि, एक आए बूंदी से हमारे ब्रज श्याम सुंदर और शायद इतने ही लोग थे। कोटा बूंदी डूंगरपुर से भोगीलाल पांडे जी भी आए थे 3, और शाहपुरा से गोकुलाल असावा 4 और 3 सदस्य थे उदयपुर से। तो ये 7 लोगों का मंत्रिमंडल बनाया और एक स्वयं माणिक्यलाल वर्मा साहब इसके जो है मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार से यह जो मंत्रिमंडल बना वो पूर्ण रूप से प्रजा परिषद के सदस्यों का ही मंत्रिमंडल था, इसमें जागीरदारों का कोई योगदान नहीं था। और ये जो मंत्रिमंडल था ये 11 महीने तक इन्होंने जो है अपना शासन चलाया था। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट था इस दस्तावेज का वो था राजधानी को लेकर। तो जैसा कि महाराणा भोपाल सिंह ने कहा था कि राजधानी तो उदयपुर में ही रखी जाएगी, तो राजधानी उदयपुर में रखी, लेकिन कोटा का बड़ा महत्व था। और जैसा कि दूसरे चरण में कोटा को राजधानी बनाया गया था, उसका कारण ये था कि उन सारी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कोटा की थी और कोटा के महाराणा भीम सिंह का भी बड़ा योगदान था। ठीक है, तो वैसे दूसरे चरण में भी राजधानी को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कोटा ने तो कहा था कि मैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हूँ तो मेरे पास जो है राजधानी रहनी चाहिए, और राजधानी कोटा रही भी। मगर बूंदी के महाराव ने यह कहा कि आप कोटा में राजधानी कैसे रख रहे हैं, कोटा तो बना ही बूंदी में से अलग होके है, राजधानी तो बूंदी में होनी चाहिए। लेकिन दूसरे चरण का विवाद था, ये मैंने आपको बताया नहीं, वैसे इतना पूछते नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया था। आज मैंने सोचा कि आपको बता देते हैं थोड़ा सा, मतलब ये विवाद पूछा जाता है यहाँ से, है ना, तीसरे चरण का जो मामला है पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो कोटा का भी बड़ा महत्व था, इस वजह से कोटा के लिए भी कुछ प्रावधान यहाँ पे एक्स्ट्रा किए गए, जैसे वो भी मैं बताना चाहूँगा आपको। कोटा के लिए एक तो यह व्यवस्था की कि जो विधानसभा है उसका जो अधिवेशन होगा वो साल में कम से कम एक अधिवेशन कोटा में होगा, एक तो ये व्यवस्था कर दी। दूसरी, एक कमिश्नर का मुख्यालय कोटा में रखा गया। और तीसरी व्यवस्था ये कि जो पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज है, हवाई प्रशिक्षण कॉलेज है और जंगलायत की स्कूल है, इन तीनों का मुख्यालय भी कोटा में रखा गया। इस प्रकार से कोटा को भी विशेष महत्व देके और इस इस चरण का जो है उद्घाटन फिर 18 अप्रैल 1948 को हुआ। और इसका जो उद्घाटन जो किया गया था वो भारत के जो उस समय में एक तरीके से प्रधानमंत्री का काम कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने किया था फिर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों किया? क्योंकि मेवाड़ रियासत जो है वो शामिल हो रही थी। आप सोचिए, मेवाड़ इतनी बड़ी रियासत थी, वो शामिल हो रही थी, इसलिए इस चरण का बड़ा ही महत्व था। और
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पर इसका उद्घाटन करने के लिए आना पड़ा, वरना पिछली बार जो है NV गौडगिल ने पहले 2 चरणों का उद्घाटन कर दिया था। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों तीसरे चरण की जो संपूर्ण बातें थी वो मैंने लगभग आपको बता दी हैं। और अब मैं जो है एक एक चरण की बात यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम जो है आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। आज गला भी बैठा हुआ है, ठंड बहुत अधिक पड़ रही है ना, तो चलो लेकिन हम लिखेंगे पूरा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरे चरण, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। दूसरे चरण के उद्घाटन के बाद, उद्घाटन के 3 दिन बाद ही, 3 दिन बाद ही, 3 दिन बाद यानी कि 28 मार्च को ही, 28 मार्च 1948 तो मुझे लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, सारी घटनाएं 1948 की ही हैं। तो 3 दिन बाद ही मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने, भोपाल या भोपाल है ना, एक ही बात है, भोपाल सिंह ने अपने दीवान का नाम क्या था? रामामूर्ति। अपने दीवान सर रामामूर्ति या रामामूर्ति को रियासती विभाग के पास, यहाँ रियासती विभाग के पास भेजा। ठीक है, रियासती विभाग के पास भेज दिया। इनके साथ में कौन गए? मोहन सिंह मेहता भी इनके साथ गए थे। तो यह बात मैं लिखना चाहूँगा, मोहन सिंह मेहता भी इनके साथ थे। मोहन सिंह मेहता भी इनके साथ थे। ठीक है, मोहन सिंह मेहता भी इनके साथ थे। तो यह बात आपको जाननी है। ठीक है, और इन्होंने ले जाके वीपी मेनन के समक्ष महाराणा भोपाल सिंह की शर्तें रखी जो निम्न थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इन्होंने वीपी मेनन के समक्ष महाराणा की शर्तें रखी। महाराणा की शर्तें रखी। ठीक है, जो निम्नलिखित थी। ठीक है, जो निम्नलिखित थी। देखिए क्या क्या शर्तें थी वो हम यहाँ पे लिखते हैं अब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है अलग कलर के पेन से लिखना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, पहली जो शर्त थी वो 20 लाख प्रीवी पर्स की थी। ठीक है, पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी 20 लाख रुपए का प्रीवी पर्स। ठीक है, 20 लाख रुपए का प्रीवी पर्स। तो देखो 20 लाख रुपए का प्रीवी पर्स की मांग तो की, लेकिन ये रियासती विभाग ने तय किया था कि हम किसी भी शासक को 10 लाख रुपए से अधिक का प्रीवी पर्स नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन महाराणा ने कहा कि भाई मैं तो शामिल तभी हूँगा तब मुझे 20 लाख रुपए का प्रीवी पर्स दो। तब फिर वीपी मेनन और पटेल साहब ने मिलकर एक रास्ता निकाला कि कैसे इसको 20 लाख किया जाए ताकि अन्य शासक भी ना भड़कें, अन्य शासक भी विद्रोह पे ना आए कि उसको तो आपने 20 लाख दे दिया, हमें क्यों नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे यह रास्ता निकाला गया कि 10 लाख रुपए तो इसको प्रीवी पर्स के रूप में ही दिया जाए, 10 लाख ही दिया जाए। तो शेष 10 लाख कैसे दिया जाए? तो शेष 10 लाख का क्या किया, 5 लाख रुपए का तो जो है ये राजपद का भत्ता दे दिया इसको। ठीक है, 5 लाख रुपए का तो राजपद का भत्ता दे दिया और 5 लाख रुपए जो है वो मेवाड़ की जो वंश परंपरा और गरिमा थी उसके धार्मिक कार्यों के लिए
5 लाख रुपए उसमें दे दिए कि भाई ये मेवाड़ की गरिमा रही है, वंश परंपरा रही है कि ये धार्मिक कार्यों में बहुत पैसा साल भर का खर्च करते हैं, तो वार्षिक 5 लाख रुपए इनको धार्मिक कार्य के लिए स्पेशली दे दिए गए। ठीक है, इस प्रकार से और पटेल साहब और वीपी मेनन ने यह रास्ता निकाला था। ठीक है, 10 लाख रुपए एडजस्ट किए थे। खैर बाद में जाके इस पैसे को और इंदिरा गांधी ने करीब 1970-71 के समथिंग हटा भी दिया था, छीन लिया था कि हम प्रीवी पर्स नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बात भी मैं यहाँ पे आप कहें तो मैं जो है लिख देता हूँ कि 20 लाख में से देखो 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए तो प्रीवी पर्स के रूप में दिए, है ना, प्रीवी पर्स जो कि अधिकतम राशि होती है ये 10 लाख रुपए की, है ना, अधिकतम राशि, ये इतना आप ध्यान रखें। और 5 लाख रुपए जो दिए, 5 लाख रुपए वो दिए थे आपके राजपद का भत्ता दे दिया। ठीक है, राजपद का भत्ता दिया, 5 लाख रुपए में राजपद का भत्ता दे दिया। और 5 लाख रुपए जो दिए वो 5 लाख रुपए दिए धार्मिक कार्यों हेतु। ठीक है, धार्मिक कार्यों हेतु दे दिए। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से और पटेल साहब ने और वीपी मेनन ने बड़ी ही जुगती से यह तजुर्बा निकाला कि इस प्रकार से और मेवाड़ के महाराणा को पैसा भी दे दिया जाए, अन्य शासक भी परेशान ना हो, अन्य शासकों को भी ये ना लगे कि इसको 10 लाख से ऊपर का प्रीवी पर्स दिया है ना, और ये फंडा निकाल दिया। शर्त नंबर 2 क्या थी वो देखिए। शर्त दूसरी थी कि मेवाड़ महाराणा को, मैं यहाँ पे लिखूँ महाराणा को आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए, आजीवन राज प्रमुख, महाराणा को आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए। ठीक है, महाराणा को आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए, एक शर्त ये रख दी। ठीक है, इसको भी स्वीकार लिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, राज प्रमुख भी बना देते हैं। तीसरी शर्त क्या रखी, राजधानी वाली। तीसरी जो बात थी कि राजधानी जो है वो उदयपुर में रखी जाए, राजधानी उदयपुर रखी जाए, राजधानी उदयपुर रखी जाए। तीनों बातें जो थी, तीनों बातों को स्वीकार लिया गया और इस प्रकार से जो है ये फंडा तो उधर दिल्ली का चल रहा था। ठीक है, ये कहाँ का चल रहा था, ये रियासती विभाग के पास भेजा था, दिल्ली भेजा था ना, ये रियासती विभाग का मुख्यालय दिल्ली था। आप ये ध्यान रखना, ये ना दिल्ली भेजा गया था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिल्ली, है ना। दिल्ली में कौन बैठे थे यहाँ पे, वीपी मेनन साहब मैंने लिखी ही हैं। ठीक है, वीपी मेनन के समक्ष महाराणा को ये शर्तें रखी थी, वो बात हो गई। तो इन शर्तों को जो है स्वीकार लिया गया रियासती विभाग के द्वारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इधर तो ये दिल्ली की बात चल रही थी। अब मैं बताऊंगा इसी समय मेवाड़ में क्या चल रहा था, वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बोल के बता ही दिया है मेवाड़ में क्या चल रहा था, वही बात मैं लिखना चाहूंगा। इस समय सॉरी इस समय मेवाड़ में माहौल गर्म था, मेवाड़ में माहौल गर्म था या चुनावी माहौल था, ये हम लिख सकते हैं। मेवाड़ में माहौल चुनावी था, चुनावी चल रहा था, चुनावी चल रहा था, क्योंकि इसको अपन अलग से ले लेंगे, यहाँ से ना ऊपर से ले लेंगे, तो मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि मेवाड़ में 4 अप्रैल को मेवाड़ में 4 अप्रैल को विधानसभा की 2 सीटों के हेतु 2 सीटों के चुनाव होने थे, 2 सीटों के चुनाव होने थे। ठीक है, 2 सीटों के जो है चुनाव होने थे। अब इस चुनाव के चलते, और ये चुनाव कौन लड़ते थे,
दो सीटों के चुनाव होने थे, जिसमें प्रजामंडल का प्रतिनिधि भूरेलाल बयां कर रहे थे, या प्रजामंडल के प्रतिनिधि भूरेलाल बयां थे। भूरेलाल बयां है ना, ये बयां है, आप समझ ही जाना यार। चलो, भूरेलाल बयां थे, जबकि इनके विपक्ष में क्षत्रिय परिषद के प्रतिनिधि, इनका नाम क्या था, गुमान सिंह थे। ठीक है, गुमान सिंह थे। तो ये मामला था। 4 अप्रैल को, ये ध्यान रखना, 4 अप्रैल 1948 को ये चुनाव होने थे और एक दूसरे के विरोध में भूरेलाल बयां व गुमान सिंह खड़े थे और झंडे की स्थिति को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच में विवाद होता है और चुनाव नहीं होते। इस बात को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, मैं यहाँ पे तो पेन बदल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, झंडे की स्थिति को लेकर, झंडे की स्थिति को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद के चलते चुनाव नहीं हुए। ठीक है, चुनाव नहीं हुए। तो ये बात हुआ कि झंडे की स्थिति को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद के चलते चुनाव नहीं हुए और तब जब चुनाव नहीं हुए तो प्रजामंडल के सदस्यों ने जो है हड़ताल करने का निर्णय लिया और यह भी गुजारिश की सरकार से, मेवाड़ के महाराणा से, कि ये जो अपराधी हैं उनको दंडित किया जाए और जो मेवाड़ में जो शासन व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार की निकम्मी शासन है, उसको छोड़ के और आप राज सत्ता को जो है प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दें। यह बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, विवाद के चलते चुनाव नहीं हुए। तब 5 अप्रैल को प्रजामंडल ने हड़ताल करने की घोषणा कर दी। ठीक है, हड़ताल करने की घोषणा की। और क्या कहा, इसके साथ में ही और क्या क्या बात कही, देखो 2-3 बातें और कही। अपराधियों को दंड करने की बात कही, अपराधियों को दंडित करने की बात कही है ना, अपराधियों को दंडित किया जाए और शासन सत्ता जनप्रतिनिधियों के हाथों में आए, जनप्रतिनिधियों के पास आए। ठीक है, यानी कि राजतंत्र के खिलाफ थे ये कौन, प्रजामंडल के लोग, और ये हड़ताल पे बैठ गए साहब। 5 अप्रैल को उदयपुर में हड़ताल पर बैठ गए। तब इनके ऊपर पुलिस ने गोलीबारी की और उस गोलीबारी के चलते आनंदीलाल और शांतिलाल नामक 2 विद्यार्थी घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। गुलाब सिंह सख्तावत को गहरी चोट आई और अन्य प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ पर जो है घायल हुए। तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। 5 अप्रैल को अतः
रेड कलर से लिख रहा हूं। अतः 5 अप्रैल 1948 को सॉरी उदयपुर में, UDR लिख रहा हूं, उदयपुर में हड़ताल हुई, उदयपुर में हड़ताल हुई जिस पर बिना पूर्व सूचना के पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूंगा, शांतिलाल व आनंदीलाल, शांतिलाल व आनंदीलाल का निधन हो गया, सॉरी कि दोनों शहीद हो गए, शांतिलाल व आनंदीलाल शहीद हो गए, गोली लग गई इनके ना, शहीद हुए। गुलाब सिंह सत्तावत घायल हुए, ठीक है, गुलाब सिंह सत्तावत जो है घायल हुए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना थी विद्यार्थियों, पूछा जा सकता है शांतिलाल और आनंदीलाल का नाम और 5 अप्रैल 1948 की घटना ये पूछी जा सकती है, ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। तो इस घटना ने भी और मेवाड़ के महाराणा को दहला दिया था कि मतलब अब जो है मेवाड़ में और राजतंत्र का ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल है, ठीक है। तो उसने सोचा कि अब कुछ ऐसा करके और जो मेवाड़ है उसको संघ में शामिल कर लेना चाहिए ताकि मेवाड़ की गरिमा भी बनी रहे और अपन मेवाड़ में बढ़िया शांति भी स्थापित हो सके। इसलिए महाराणा को जो उचित लगा वो महाराणा ने किया, ठीक है। अब महाराणा सिग्नेचर करेंगे 11 अप्रैल को, वो बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें विद्यार्थियों। ये बहुत ही मान के चलना कि इतना कंटेंट है, किसी प्रकार का कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। और मैं यहाँ पे दावा कर रहा हूँ कि आप YouTube का इतिहास तो छोड़िए, आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पेड कोर्स के रूप में अपना कोर्स बेच रहे हैं, 8-8 10-10 हज़ार रुपए लेके जो कोर्स बेच रहे हैं, उन लोगों का कंटेंट मिलाना यहाँ से। और मैं दावा करता हूँ कि किसी ने भी ये मैटर नहीं पढ़ाया होगा, इतना मैटर मैं जो दे रहा हूँ ना, किसी ने नहीं करवाया होगा इतना, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना कि प्रोफेसर तक के बैच के लिए एकदम सफिशिएंट मैटर है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयार करना, मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं अब इससे आगे का जो इतिहास है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, और आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा जिस प्रकार से मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई है। देखो, इतिहास को पढ़ना है तो कहानियाँ आपको बनाने आना पड़ेगा, है ना, कहानियाँ बनाना सीखना पड़ेगा। इतिहास को क्या है ना कि इतिहासकारों ने जो अधपरे के जो इतिहासकार होते हैं उन लोगों ने बड़ा ही जटिल बना दिया है ना, और जो क्रमबद्धता होनी चाहिए वो नहीं दी। घटना को, जो पहले की घटना है उसको बाद में लिख दिया, बाद की घटना को पहले लिख दिया। इस वजह से इतिहास क्या है ना, बोरिंग हो गया। वरना इतिहास बहुत ही दिलचस्प है ना, इतिहास को तो उपन्यास की तरह लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए इससे आगे की कहानी मैं लिखता हूँ, है ना। इस प्रकार मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इस प्रकार की मेवाड़ की स्थिति को देखते हुए, मेवाड़ की स्थिति को देखते हुए महाराणा ने इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए महाराणा ने, ये डेट ध्यान रखना, 11 अप्रैल 1948 को, 11 अप्रैल 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर
कर दिए, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। देखिए अब क्या क्या प्रावधान थे वो बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। प्रावधान वैसे मैंने बोल के बता दिए हैं और फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा प्रावधान लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला जो प्रावधान था वो था महाराज प्रमुख को लेकर, ठीक है। तो महाराज प्रमुख जो बनाया गया वो विद्यार्थियों आपको पता ही होगा कौन बनेगा महाराज प्रमुख, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह बने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, ठीक है, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह महाराज प्रमुख बन गए, ठीक है। तो एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, दूसरा जो पद था इसमें महाराज प्रमुख के साथ में वो था उपराज प्रमुख का बना दिया, उपराज प्रमुख, ठीक है। उपराज प्रमुख को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक था वरिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, ठीक है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख में जो यह जो पद दिया वरिष्ठ उपराज प्रमुख का वो दिया कोटा के महाराव भीम सिंह को, ठीक है, कोटा महाराव भीम सिंह को, ठीक है, कोटा महाराव भीम सिंह को यह पद दिया था। मेवाड़ के जो शासक थे वो महाराणा की उपाधि धारण करते थे, कोटा के शासक महाराव की उपाधि धारण करते थे, यह बात आपको पहले भी पता होगी। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का जो पद था इसको वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो दे दिया कोटा के महाराव को, लेकिन कनिष्ठ उपराज प्रमुख का जो पद था इसको भी दो भागों में बांट दिया, यानी कि कनिष्ठ उपराज प्रमुख भी दो बनाए, है ना, ये भी दो बनाए गए थे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, और ये भी कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख के पद पे दो बने, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, ठीक है। कनिष्ठ उपराज प्रमुख में कौन कौन बने? दो, एक तो बने बूंदी के शासक बहादुर सिंह, बूंदी शासक बहादुर सिंह, ठीक है, और एक बने थे हमारे डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह, ठीक है, डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह जो है वो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था की गई। और उपराज प्रमुख में कोटा महाराव भीम सिंह हो ही गए जो कि वरिष्ठ के रूप में थे, और कनिष्ठ के रूप में ये दोनों व्यक्ति थे, ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर की मैं बात कर लेता हूँ, राजधानी की बात हम कर लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट आया वो आया राजधानी का। राजधानी जैसा कि पहले ये बताया है, राजधानी कहाँ जानी थी? उदयपुर में जानी थी, और उदयपुर में ही गई भी। राजधानी कहाँ गई? उदयपुर में, ठीक है, राजधानी चली गई उदयपुर में। तो राजधानी उदयपुर में गई, मगर कोटा को भी मैंने कहा था कि विशेष महत्व दिया गया था, क्योंकि पिछले चरण में कोटा राजधानी बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि कोटा भी एक बड़ी रियासत थी उस जमाने की, इसलिए मतलब दूसरे चरण में जितनी रियासतें थी उनमें सबसे बड़ी रियासत कोटा की थी, इसलिए कोटा में राजधानी बनाई गई। मगर बूंदी के शासक बहादुर सिंह ने विरोध किया कि कोटा में राजधानी क्यों बना रहे हो, कोटा तो बना ही बूंदी से है। मगर कोटा का उस समय रुतबा था और बूंदी का इतना नहीं था, और अन्य सारे लोगों ने भी जो है कोटा को स्वीकार किया, तो फिर कोटा में राजधानी बना दी गई थी दूसरे चरण में। लेकिन इस चरण में उदयपुर का जो है महत्व जानते हुए और महाराणा भोपाल सिंह की शर्तों को मानते हुए उदयपुर को जो है राजधानी बना दिया। मगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, कोटा को भी विशेष महत्व दिया, उदयपुर को बनाया। यहाँ पे लिखूंगा मगर कोटा को विशेष महत्व दिया, कोटा को भी विशेष महत्व दिया,
क्या विशेष महत्व दिया, देखिए कोटा को विशेष महत्व क्या दिया वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोटा को विशेष महत्व क्या दिया, तो एक तो ये था कि वर्ष में एक बार विधानसभा का अधिवेशन कोटा में होगा। ठीक है, वर्ष में एक बार लिखता हूं, वर्ष में एक बार विधानसभा का अधिवेशन कोटा में होगा। ठीक है, वर्ष में एक बार विधानसभा का अधिवेशन कोटा में होगा, एक बात तो ये रखी। ठीक है, और इस प्रकार से मैं दर्शा देता हूं। दूसरी बात जो थी वो थी कि एक कमिश्नर का मुख्यालय कोटा रखा, एक ये बात थी। दूसरी बात यहाँ पे क्या थी कि जंगलायत स्कूल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल और हवाई प्रशिक्षण स्कूल का मुख्यालय भी कोटा रखा। तो इतनी सारी जो व्यवस्था थी वो स्पेशली कोटा के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। यहाँ से सवाल यदि एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 95% लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि जो 5 अप्रैल वाली जो घटना सुनाई मैंने वो भी 95% लोगों का गलत हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि ये जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप मान के चलना किसी भी गाइड में उपलब्ध नहीं है। उठा के देखना आप गाइडों को, या किसी भी कोचिंग वाले ने जो पेड कोर्स के रूप में जो 8-10 हज़ार रुपये जो खर्च करते हैं ना, उनका कंटेंट देखना और अपना कंटेंट देखना। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से तैयार करना। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह है इसमें, हमारा मंत्रिमंडल वाली बात हो जाएगी। मंत्रिमंडल को लेकर भी विवाद हुआ था, वो बात मैंने बता दी है, फिर से बताऊंगा नहीं, मैं सीधा मंत्रिमंडल यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चौथे पॉइंट पे मंत्रिमंडल का गठन। ठीक है, तो मंत्रिमंडल के गठन में जो सीएम बने थे, सीएम या पीएम की मैं बात करूं, सीएम या पीएम जो बने वो हमारे जो है माणिक्यलाल वर्मा साहब बने, माणिक्यलाल वर्मा, है ना। और मंत्री के रूप में जो बनाए गए वो मंत्रियों की मैं बात कर लेता हूं। तो उदयपुर से हमारे 3 मंत्री बने थे, उनकी मैं बात कर लूं तो यूडीआर मतलब उदयपुर। ठीक है, उदयपुर से जो बने उनकी मैं बात करूं तो एक तो हमारे हो जाएंगे भूरेलाल बयां का नाम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्रेम नारायण माथुर का नाम हो जाएगा। ठीक है, ये भी उदयपुर से थे। और तीसरा जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया साहब, है ना, मोहनलाल सुखाड़िया साहब। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को भी आप ध्यान रखना है, ये 3 तो उदयपुर से आए मंत्री के रूप में बने। ठीक है, 3 लोग तो ये हो गए। अब मैं कुछ एक नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एक मंत्री बने थे हमारे यहाँ पे, मैं रेड अक्षर से लिखना चाहूँगा। एक नाम था हमारे जो है भोगीलाल पांड्या, जो कि डूंगरपुर से आते थे। मैं डीयू लिख रहा हूँ, डूंगरपुर आप समझ जाना, दिल्ली मत समझ लेना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी मत समझ लेना, डीयू मतलब डूंगरपुर। ठीक है, एक तो ये थे। और एक हमारे थे ब्रज सुंदर शर्मा जो थे ये बूंदी से थे। ठीक है, ये बूंदी से थे।
और एक नाम हमारा मिलता है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, नीचे हो सकता है नाम कट जाए वैसे तो और आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पंडित अभिन्न हरि। पंडित अभिन्न हरि, ठीक है। पंडित अभिन्न हरि ये कोटा से थे, ध्यान रखना पंडित अभिन्न हरि का नाम कोटा से है। और एक नाम और है मंत्री के रूप में, वो है गोकुल लाल असावा। ध्यान रखना गोकुल लाल असावा साहब का नाम आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध जो है आपको पहले मैंने बताया हुआ है, प्रजामंडल में शाहपुरा से थे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लोग मंत्री बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 7 लोग जो हैं ये मंत्री बने थे और ये सीएम बने थे माणिकलाल वर्मा। इस प्रकार से इस मंत्रिमंडल में टोटल 8 सदस्य थे। और इस मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इस मंत्रिमंडल में जो सभी मंत्री थे वो प्रजामंडल के थे और 11 महीने तक जो है इस यह मंत्रिमंडल ने काम किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, चलो मैं ऊपर थोड़ी सी मिटा देता हूँ, फिर वहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर आज की क्लास को जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे, समय हो गया है। तो चलिए देखो, इस प्रकार से मैं लिखूंगा कि यह इस मंत्रिमंडल में इस प्रकार इस मंत्रिमंडल में सभी सदस्य प्रजामंडल के थे। एक बात तो ये है ना। और यह मंत्रिमंडल 11 माह तक काम करती रही, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आता है इसका उद्घाटन जो हुआ, वो वाली बात मैं कर लेता हूं। तृतीय चरण का जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन है ना, उद्घाटन जो हुआ वो किस नाम से हुआ? उदयपुर को जब राजस्थान संघ में शामिल किया गया तो इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया संयुक्त राज्य राजस्थान, ठीक है। संयुक्त राज्य राजस्थान, ठीक है। संयुक्त राज्य राजस्थान, USR, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे जो है मैं लिख भी सकता हूं यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान ये बनाया गया था यहाँ पर। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। किया किसने था? JL नेहरू साहब ने, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उतारिए इसको विद्यार्थियों और उतार लीजिए। ये था हमारा तीसरा चरण, जो यहाँ पे लगभग बात हो गई है तीसरे चरण की। और हाँ, तीसरे चरण की जो क्षेत्रफल था वो उसकी भी बात मैं कर लेता हूँ। क्षेत्रफल कितना था और उसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल कितना था इसका, क्षेत्रफल जो था उसकी बात करेंगे। एक हम जनसंख्या की बात करेंगे और क्षेत्रफल, जनसंख्या, आय तो थी इसकी 3 करोड़ और कुछ लाख थी करीब ना, 3 करोड़ थी, है ना, 3 करोड़ और ऊपर थी कुछ, 3 करोड़ से अधिक थी, है ना, 3 करोड़ लगभग, 3 करोड़ से कुछ अधिक थी, ये ध्यान रखना, कुछ अधिक थी, ठीक है। 3 करोड़ और 16 लाख थी शायद, एग्जैक्टली मेरे को याद आ नहीं रही है, 3 करोड़ से अधिक थी, पर इतना ध्यान रहे। जनसंख्या जो थी इसकी, जनसंख्या थी इसकी 42,60,918, है ना। तो जनसंख्या जो है 42,60,918 थी, है ना, 918 थी। और क्षेत्रफल जो था वो था
27,977 वर्ग मील में था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये शायद 3.16 करोड़ थी, ये ध्यान रखना 3.16, हाँ शायद 3.16 थी एग्जैक्टली, मेरे को जो है याद आ नहीं रही है। और आप देख लेना 3.16 ही वार्षिक थी जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। बाकी 3 करोड़ तो लगभग 3 करोड़ के लमसम थी, आपको जो है आप अपने स्तर पे देख लेना। वैसे 3.16 ही थी, आप तो स्तर पे क्या मुझे याद आ रहा है 3.16 करोड़ ही आप सही मानना, ठीक है। और तो ये था प्यारे साथियों हमारे तीसरे चरण का जो पूरा मामला था वो मैंने यहाँ पे करवा दिया बढ़िया तरीके से। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना, एक एक फैक्ट महत्वपूर्ण है। और जो अगला चरण होगा वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।